हेलो दोस्तों, राम राम जी। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको डार्विनवाद के बारे में बताएंगे। चार्ल्स डार्विन एक जंतु वैज्ञानिक थे। इन्होंने प्राकृतिक वर्णन के आधार पर विकास के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसको डार्विनवाद कहते हैं। चार्ल्स डार्विन ने 22 वर्ष की आयु में बीगल नामक जहाज पर 5 वर्षों तक दक्षिणी अमेरिका तथा उसके आसपास गैलापागोस द्वीपों की यात्रा की और विभिन्न जीव जातियों का अध्ययन किया व जीवाश्मों को एकत्रित किया। यात्रा से लौटकर डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक प्राकृतिक वर्णन द्वारा जातियों की उत्पत्ति प्रकाशित की। डार्विन के समकालीन एक जर्मन वैज्ञानिक वेलेस थे। इन्होंने भी डार्विन जैसे प्रमाण प्रस्तुत किए थे। विभिन्न द्वीपों के भ्रमण के समय वे गैलापागोस द्वीपों की श्रृंखला में बहुत दिनों तक रहे और वहां पर उन्होंने एक पक्षी जिसका नाम फ्रिंच था, उसमें अनेकों विभिन्नताएं देखी। इन्होंने देखा कि कुछ पक्षी बीज खाते हैं और कुछ फल व कुछ कीट। भोजन के अंतर के कारण इनकी चोंच की बनावट में भी भिन्नता थी। इन्होंने देखा कि वास्तव में एक पंछी फ्रेंच अमेरिका की भूमि से उड़कर इन द्वीप समूहों पर पहुंचा था। अब हम आपको डार्विनवाद की व्याख्या के बारे में बताएंगे। डार्विन ने अपने विकास सिद्धांत को निम्न चरणों में प्रस्तुत किया। पहला है जीवों में अधिक संतानोत्पत्ति की क्षमता। अपनी जाति का अधिक मात्रा में प्रसार करने के लिए सभी जीवों में संतान उत्पत्ति की क्षमता अधिक होती है। उदाहरण के लिए समुद्री सीपी प्रत्येक वर्ष 60,000 लाख अंडे देती है। एक मादा एस्केरिस लगभग 10 से 15,000 अंडे मनुष्य की आहार नाल में छोड़ती है। एक जीवाणु लगभग 20 मिनट में 2 भागों में विभाजित हो जाता है। वयस्क खरगोश प्रतिवर्ष 10 से 12 संतानें उत्पन्न करता है। हाथियों की प्रजनन क्षमता सबसे कम होती है। एक मादा हाथी 30 से 90 वर्ष की आयु में 6 संतानें उत्पन्न करती है। यदि यह सब जीवित रहें तो 750 वर्ष में एक जोड़े हाथी से लगभग 2 करोड़ हाथी बन जाते हैं। दूसरा है जीवन संघर्ष। संसार में भोजन व रहने का स्थान सीमित होता है। इसी कारण इतनी अधिक मात्रा में संतान की उत्पत्ति होने के बाद भी जीवों की संख्या में स्थिरता बनी रहती है। इसका कारण यह है कि उसमें जीवन के लिए संघर्ष होता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जीवों में एक अप्रत्यक्ष युद्ध होता है। इसी को जीवन का संघर्ष कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। पहला है सजातीय संघर्ष। यह संघर्ष एक ही जाति के होता है, जैसे भोजन तथा रहने का स्थान। वातावरणीय संघर्ष। ये संघर्ष जीवों और वातावरण कारकों के बीच होता है, जैसे गर्मी, वर्षा, बाढ़, सर्दी आदि कारकों से बचने के लिए प्राणी संघर्ष करते हैं। अब हम आते हैं विभिन्नताएं पर। कोई भी जीव, चाहे वो एक ही माता पिता की संतान क्यों ना हो, उनके बीच बिल्कुल समानता नहीं होती है। उनमें कुछ न कुछ अंतर अवश्य होता है। इन्हें ही विभिन्नताएं कहते हैं। समय समय पर जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती रहती हैं। कुछ विभिन्नताएं जीवन संघर्ष में उपयोगी सिद्ध होती हैं, जबकि कुछ विभिन्नताएं हानिकारक होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है योग्यतम की उत्तरजीविता। डार्विन के अनुसार जो प्राणी लाभकारी विभिन्नताएं रखते हैं वे जीवन संघर्ष में योग्य होते हैं, और जो प्राणी लाभकारी विभिन्नताएं नहीं रखते हैं वे अयोग्य सिद्ध होते हैं और उनकी जाति धीरे धीरे विलुप्त होती जाती है।
प्राकृतिक वर्ण मनुष्य अपने जीवन में लाभकारी गुणों वाले पौधों और जंतुओं का चयन करके उन्हें रखना पसंद करते हैं। इसे कृत्रिम चयन कहते हैं। डार्विन ने इसी से प्रभावित होकर बताया कि प्रकृति में इसी प्रकार एक चयन होता है जो प्राणी लाभदायक विभिन्नता रखते हैं और जीवन संघर्ष में सफल होते हैं। प्रकृति में उनका स्वतः ही चयन हो जाता है और उन्हीं में कई जातियों का अधिक प्रसार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नई जातियों की उत्पत्ति। लाभकारी विभिन्नताओं के पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जाने से लक्षण इतने अधिक प्रबल व स्पष्ट हो जाते हैं कि उसे नई जाति कहा जाता है। उदाहरण के लिए किसी शेर, चीता, बाघ आदि स्वभाव एवं संरचना में ये बहुत मिलते जुलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह सभी एक ही पूर्वज से विकसित हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे विभिन्नताओं के बढ़ते रहने से ये आज बहुत भिन्न होकर नई जाति के रूप में विकसित हो गए हैं।